हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। लास्ट के दो लेक्चर में हमने देखा था कि जो सल्फा ड्रग्स है, सल्फानिलामाइड एंड सल्फाडायाजीन, उनको हमने डिस्कस किया था लास्ट के दो लेक्चर में। आज हम देखने वाले हैं एंटी मलेरियल ड्रग्स। जो मलेरिया के खिलाफ यूज होने वाले ड्रग्स है, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, ये है एंटी मलेरियल ड्रग्स। अब एंटी मलेरियल ड्रग्स क्या करते हैं? इट लोअर डाउन्स द मलेरियल फीवर। मलेरिया के केसेस में जो हमें फीवर होता है उनको अगर कम करना है तो सिर्फ पैरासीटामोल जैसी टैबलेट लेके वो कम नहीं होगा। ओके, पैरासीटामोल जो नॉर्मली हम फीवर का कंट्रोल करने के लिए लेते हैं, बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए लेते हैं, लेकिन ये जो मलेरियल फीवर होता है, इसके लिए हमें एंटी मलेरियल ही ड्रग्स लेनी पड़ेंगी। तो देखो, एंटी मलेरियल ड्रग्स एक बहुत फेमस ड्रग्स है, क्लोरोक्विन। आपने बहुत बार नाम सुना होगा क्लोरोक्विन। सो व्हाट आर द एंटी मलेरियल ड्रग्स? दीज लोअर डाउन्स द मलेरियल फीवर। फॉर एग्जाम्पल, क्यूनिन है, क्लोरोक्विन है और प्लाज्मोकाइन है। अब इसमें से, इन तीनों में से हमें आपके सिलेबस में क्लोरोक्विन है, तो हमें इसका सिंथेसिस भी देखना है, इसके यूजेस भी देखने हैं। वैसे तो ये फेमस एंटी मलेरियल ड्रग्स है क्लोरोक्विन। ये देखो, कुछ मार्केट में इस तरह की क्लोरोक्विन की टैबलेट भी अवेलेबल है। क्लोरोक्विन फॉस्फेट है, मतलब ये क्लोरोक्विन का फॉस्फेट डेरिवेटिव है और ये एंटी मलेरियल ड्रग्स है। ओके, क्लोरोक्विन जो है ये एंटी मलेरियल ड्रग्स है, तो ये प्रिवेंशन के लिए ना हो इसके लिए, या फिर हो गया तो उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं एंटी मलेरियल्स। एंड इट इज यूज, क्लोरोक्विन इज एंटी मलेरियल एंड इट इज यूज इन द प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। मलेरिया के ट्रीटमेंट में या फिर उसको हो ही ना, इसीलिए ये यूज करते हैं प्रिवेंशन के लिए। ओके, अब देखो, ये जो क्लोरोक्विन हमारे पास है, इसका सिंथेसिस कैसे करते हैं? वैसे इसका जो सिंथेसिस है थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होती है। तो आपको थोड़ा ध्यान से देखना है कि इसका सिंथेसिस कैसे करते हैं, क्योंकि इसमें हमें मैकेनिज्म तो स्टडी करना नहीं है, हमें सिर्फ 3 स्टेप्स देखनी है कि कौन से कंपाउंड स्टार्टिंग में लिए थे और उसको उनके प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट किया है। मतलब रिएजेंट्स को याद रखना है और जो स्टार्टिंग मटेरियल है उनके स्ट्रक्चर को या फिर प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर को आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमें फुल मैकेनिज्म इसका नहीं पढ़ना है। ओके, तो देखो इसका सिंथेसिस कैसे करते हैं। सिंथेसिस ऑफ क्लोरोक्विन, इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग 3 स्टेप्स। इट इन्वॉल्व फॉलोइंग 3 स्टेप्स। इनमें ये 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होती है। अब ये देखो कि कौन सी स्टेप्स इन्वॉल्व होती है। इसकी नंबर 1 स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन। प्रिपरेशन ऑफ 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन। सबसे पहले हमें क्यूनोलिन प्रिपेयर करना है, जो कि 4,7 डाइक्लोरो है, मतलब डाइक्लोरो डेरिवेटिव है क्लोरो क्यूनोलिन का। तो सबसे पहले हमें 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन को प्रिपेयर करना होता है। सेकंड स्टेप में क्या करना है, दूसरा एक कंपाउंड जो कि क्लोरोक्विन को प्रिपरेशन करने के लिए हमें लगने वाला है, वो है 4-डाइथिल अमाइनो 4-डाइथिल अमाइनो 1-मिथिल ब्यूटिलामाइन। देखो, नाम बहुत बड़ा है, 4-डाइथिल अमाइनो 1-मिथिल ब्यूटिलामाइन। इस कंपाउंड को हमें सेकंड स्टेप में प्रिपेयर करना है। और जब ये दोनों कंपाउंड्स प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, मतलब फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट और सेकंड स्टेप का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का हमें थर्ड स्टेप में क्या करना है, इनका करना है हमें कंडेंसेशन ऑफ दिस टू कंपाउंड्स। कंडेंसेशन ऑफ दिस टू कंपाउंड्स गिव्स अ क्लोरोक्विन। हमें क्या, जो प्रोडक्ट हमें फर्स्ट स्टेप में मिला था और सेकंड स्टेप में मिला था, इन दोनों को लेना है और उनका कंडेंसेशन करना है। कंडेंसेशन ऑफ दिस टू प्रोडक्ट कंपाउंड्स, जो भी प्रोडक्ट्स हमें मिले हैं उन कंपाउंड्स को हमें लेना है और उनसे हमें फाइनली क्लोरोक्विन
मिलेगा। सो फर्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन एंड सेकंड स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ 4 डाइथिल अमाइनो 1 methyl butylamine. Now take the products from the step 1 and step 2 and carry out the condensation reactions between these two compounds. You will get chloroquine. So देखते हैं कि इनके जो रिएक्शंस किस तरह की होगी। यस, ये 3 स्टेप्स इनमें इन्वॉल्व है, अभी हमने देखा है। ओके, तो देखो ये है इसकी फर्स्ट स्टेप। अब देखो हमें क्या प्रिपेयर करना था फर्स्ट स्टेप में, 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन प्रिपेयर करना था, यानी कि हमें ये कंपाउंड प्रिपेयर करना है फर्स्ट स्टेप में। ओके, अब ये जो कंपाउंड है फर्स्ट स्टेप में जो हमें प्रिपेयर करना है, इसको प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या लगने वाला है, 7 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन लगने वाला है। देखो क्विनोलिन का स्ट्रक्चर बराबर से देखो कैसा होता है। एक बेंजीन रिंग है, दूसरी रिंग है जो कि हेटेरोसाइक्लिक रिंग है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ये हो गया क्विनोलिन का स्ट्रक्चर। और ये क्विनोलिन कैसा है, देखो यहाँ पर क्लोरीन है और यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है। ओके, तो ये देखो आपको कैसे याद रखना है कि हमें क्लोरो डेरिवेटिव लगने वाला है, 2 बार क्लोरीन प्रेजेंट होना चाहिए। अब एक बार तो ऑलरेडी यहाँ पर है, एक बार तो है यहाँ पर, यहाँ पर ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसको निकाल के इसकी जगह पर भी हमें क्या चाहिए, क्लोरीन चाहिए। तो हम यहाँ पर लेंगे क्लोरीनेटिंग एजेंट POCl3। POCl3 एक क्लोरीनेटिंग एजेंट है जो कि इस OH ग्रुप को हटाकर यहाँ पे क्लोरीन ले आएगा। तो हमें सबसे पहले लेना है 7 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन लेना है। स्ट्रक्चर को बराबर से याद रखिए, क्विनोलिन लेना है। और उसके बाद हमें इस OH ग्रुप को हटाकर मतलब इसका क्लोरीनेशन करना है, तो हमने क्लोरीनेटिंग एजेंट ले लिया POCl3। तो POCl3 को लेके इसकी रिएक्शन कैरिड आउट करो, इस OH की जगह पर यहाँ पे क्लोरीन आएगा। OH की जगह पर क्या आएगा, क्लोरीन आएगा। अब ये OH की जगह पर जब क्लोरीन आ जाएगा तो हमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट चाहिए था, मतलब फर्स्ट स्टेप में जो हमें प्रोडक्ट मिलता है 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन, वो हमें मिल जाएगा। तो ये प्रोडक्ट हमें फर्स्ट स्टेप में मिल गया है। देखो क्या किया है हमने, 7 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन को सबसे पहले हमने लिया है और इसका POCl3 के साथ क्लोरीनेशन किया है। जब हमने फर्स्ट स्टेप में इसका क्लोरीनेशन किया तो हमें 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन मिल गया है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में हमें ये प्रोडक्ट मिला है। ओके, अब चलते हैं सेकंड स्टेप की और प्रिपरेशन ऑफ 4 डाइइथिल अमाइनो, प्रिपरेशन ऑफ 4 डाइइथिल अमाइनो 1 मिथिल ब्यूटिल अमाइन, इसका प्रिपरेशन करना है। देखो फर्स्ट स्टेप में जो प्रोडक्ट हमें प्रिपेयर करना था वो थोड़ा सिंपल था, अब ये थोड़ी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होने वाली है। तो आप जरा बराबर से इसको देख लीजिए क्या करना है। देखो सबसे पहले हमें क्या लेना है, एसिटो एसिटिक ईस्टर्स लेना है, एसिटो एसिटिक ईस्टर लेना है। तो एसिटो एसिटिक ईस्टर हमने सब फर्स्ट स्टेप में ले लिया। देखो ये ईस्टर लिंकेज है और ये एसिटो ग्रुप है, एसिटो ग्रुप है, तो ये हो गया एसिटो एसिटिक ईस्टर, एसिटो एसिटिक ईस्टर। उसके बाद क्या लेना है, उसके साथ लेना है n डाइइथिल अमाइनो 2 क्लोरो इथेन। देखो ये दो CH2 मतलब 2 कार्बन है, ये हो गया इथेन बराबर। और ये नाइट्रोजन पे 2 इथिल ग्रुप है, तो नाइट्रोजन पे इथिल होते हैं, मतलब ये अमाइन के डेरिवेटिव है। तो n यानी कि नाइट्रोजन पे इथिल और इथिल 2 बार है, तो n डाइइथिल अमाइनो, n डाइइथिल अमाइनो, ये इतना ग्रुप हो गया n डाइइथिल अमाइनो
और ये पोजीशन 1 हो गई, ये पोजीशन 2 हो गई। ओके, तो दूसरे पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, क्लोरीन प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एन एन डाइथिल, ये हो गया, 2 क्लोरो ये हो गया, और ये 2 कार्बन है तो ये हो गया इथेन। सो एन एन डाइथिल अमाइनो 2 क्लोरो इथेन, ये आपको इसके साथ लेना है, एसिटो एसिटिक ईस्टर लेना है पहले, और उसके साथ एन एन डाइथिल अमाइनो 2 क्लोरो इथेन लेना है, और इसकी रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करनी है, सोडियम मेटल के साथ इसकी रिएक्शन करनी है। ओके, अब जब हम सोडियम मेटल के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे तो होता क्या है, देखो क्या होता है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, यस है, दो हाइड्रोजन है वहां पर, CH2 ग्रुप है ये, CH2 ग्रुप है ये, तो यहाँ का एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, यहाँ का ये क्लोरीन, ये इसमें से, इस रिएक्शन में से निकाल देने हैं, ठीक है, इस रिएक्शन में से ये निकाल देने हैं। अब ये निकाल देंगे तो क्या होगा, देखो ये कार्बन, ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या होता है, यहाँ से CH2 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 CH2, यहाँ पर एक CH2 CH2, ये ग्रुप, ये जो है CH2 CH2 यहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा। ओके, अब देखो कि ये जो कंपाउंड है डाइएनियन डाइथिल 2 अमाइनो क्लोरोइथेन, ये इसके साथ अब ज्वाइन हो चुका है। अब ये ज्वाइन होने के बाद ये क्या बनता है, ये बनता है 2 डाइथिल अमाइनो इथिल एसिटो एसिटिक ईस्टर, एसिटो एसिटिक ईस्टर, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया है। सिर्फ आपको देखना है कि एसिटो एसिटिक ईस्टर जो था, यहाँ पर ये CH2 ग्रुप से ज्वाइन हो चुका है, इससे CH2 ग्रुप से यहाँ से ज्वाइन हो चुका है। ओके, उसके बाद इसका डिकार्बोक्सिलेशन होगा। डिकार्बोक्सिलेशन का मीनिंग क्या होता है, रिमूवल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, रिमूवल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, तो इसमें से CO2 मॉलिक्यूल रिमूव होगा, और जैसे इसमें से CO2 मॉलिक्यूल रिमूव होता है, ये कंपाउंड 1 डाइथिल अमाइनो 4 पेंटानोन में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 पेंटानोन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो इसमें से जो ग्रुप निकलने वाला है वो CO2 ग्रुप कौन सा है, ये यहाँ से ये ग्रुप CO2 इसमें से निकल जाएगा। ओके, अब ये CO2 ग्रुप जो इसमें से निकल जाएगा, डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है इसका, तो डिकार्बोक्सिलेशन हो गया और इसमें से CO2 ग्रुप निकल गया है। CO2 ग्रुप निकलने के बाद, CO2 ग्रुप इसमें से निकलने के बाद 1 डाइथिल अमाइनो 4 पेंटानोन, ये कंपाउंड हमें मिल गया है। ओके, अब इसका क्या करना है, इसका हमें रिडक्शन करना है, इस कंपाउंड का रिडक्शन करना है। तो देखो रिडक्शन में हमने क्या लिया है, हमने लिया है हाइड्रोजन और निकेल, यानी कि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो जाएगी, तो ये पहले रिड्यूस हो जाएगा, पहले रिड्यूस हो जाएगा, और रिड्यूस होने के बाद इसका अमाइनोलाइसिस करना है, मतलब अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन करनी है। ये थोड़ा सा सीक्वेंस इस रिएक्शन में बराबर से नहीं दिख रहा है, ये पहले इसका रिडक्शन होगा, तो ये रिडक्शन होने के बाद ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर अमाइनोलाइसिस रिएक्शन करनी है NH3 के साथ, तो OH ग्रुप रिप्लेस बाय दी NH2 ग्रुप, सो यहाँ पर अमाइन आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस ग्रुप का रिडक्शन करना है। इसका रिडक्शन किस में होता है, ये होगा CHOH, यहाँ पर यह जाएगा और यहाँ पर OH आएगा, और फिर उसका अमाइनोलाइसिस करना है, तो अमाइनोलाइसिस करने के बाद यहाँ से OH ग्रुप हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा NH2, तो ये हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट 4 डाइथिल अमाइनो 1 मिथिल ब्यूटिल अमाइन। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको थोड़ा सा वक्त दीजिए आप, और इसको प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से तरीके से, इसके नाम प्रैक्टिस कीजिए, और साथ ही साथ
क्या हो रहा है वो भी थोड़ा सा देखिए। मैंने सबसे पहले बताया कि आपको सोडियम मेटल के साथ जो रिएक्शन करनी है, यहाँ का हाइड्रोजन चला जाता है, यहाँ का क्लोरीन चला जाता है, और ये यहाँ से इस कार्बन से ये जुड़ जाता है इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ, ठीक है, यहाँ पर जुड़ जाता है और ये कंपाउंड बन जाता है। फिर उसका डिकार्बोक्सिलेशन होगा, यानी कि इसमें से CO2 निकल जाएगा और ये कंपाउंड हमें मिलेगा 1 डाइथिल अमाइनो 4 पेंटानोन, जिसका हमें रिडक्शन करना है रेने निकल के साथ और फिर उसका अमाइनोलाइसिस करना है, तो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है 4 डाइथिल अमाइनो 1 मिथिल ब्यूटिल अमाइन। अब जो प्रोडक्ट हमें फर्स्ट स्टेप में मिला था, यानी कि ये वाला प्रोडक्ट, और जो कि है 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन, और जो प्रोडक्ट हमें सेकंड स्टेप में मिला था यानी कि 4 डाइथिल अमाइनो 1 मिथिल ब्यूटिलामाइन, ये इनका हमें कंडेंसेशन रिएक्शन कैरिड आउट करनी है। अब कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है? द रिएक्शन विच इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ द स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर, HCl एक्सेट्रा। छोटे छोटे मॉलिक्यूल जिस रिएक्शन में रिमूव होते हैं उस रिएक्शन को कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। तो देखो हमें इन दो प्रोडक्ट जो फर्स्ट और सेकंड स्टेप में हमें प्रोडक्ट मिले थे, इन प्रोडक्ट्स का कंडेंसेशन करना है, जो कि कंडेंसेशन करने के बाद हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। तो कंडेंसेशन करने के लिए हमने यहाँ पर इन दोनों को ले लिया है और इनका कंडेंसेशन करेंगे। देखो यहाँ पर क्या रिमूव हो रहा है, -HCl हो रहा है, मतलब जिस तरह से छोटे मॉलिक्यूल्स जिस रिएक्शन में निकल जाते हैं वाटर के जैसे, HCl के जैसे, उस रिएक्शन को कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें से HCl निकल रहा है, तो HCl रिमूव होगा, फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा। अब फाइनल प्रोडक्ट कैसे मिलेगा? देखो यहाँ का ये जो है क्लोरीन और इसमें का ENH2 का एक EH इसमें से निकाल दो, तो ये EH, ये EH और ये Cl ये निकल गया। तो बाकी का बचा हुआ यहाँ पर ज्वाइन कर लो, जो कि क्लोरीन की जगह पर इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है यहाँ पर। तो अब अटैच हो गया तो क्या होगा, यहाँ पर बचा है NH, तो देखो ये NH, और बाकी का जो कंपाउंड है पूरा एज इट इज, बाकी का कंपाउंड जो है वो पूरा एज इट इज। तो ये फाइनली हो गया क्लोरोक्विन, ये हो गया क्लोरोक्विन। तो इस तरह से हमें क्लोरोक्विन का प्रिपरेशन करना होता है। ओके, क्लोरोक्विन प्रिपरेशन करना होता है। इसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व है वो फर्स्ट स्टेप हमें फर्स्ट स्टेप में क्या करना था? फर्स्ट स्टेप है ये 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन प्रिपरेशन। सेकंड स्टेप है 4 डाइथिल अमाइनो 1 मिथिल ब्यूटिल अमाइन प्रिपरेशन, और इन दोनों का कंडेंसेशन करके हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा क्लोरोक्विन। अब ये किस तरह से काम करता है? देखो इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। हमने कहा है कि एंटी मलेरियल है, तो ये किस तरह से काम करता है? मोड ऑफ एक्शन का मीनिंग होता है कि काम किस तरह से करता है। ये एक तरह से एक ड्रग्स है, एक दवा है, तो किस तरह से ये काम करता है? इट प्रिवेंट द ट्रांसक्रिप्शन एंड लिमिट्स द सिंथेसिस ऑफ DNA एंड RNA इन द पैरासाइट। जो पैरासाइट है, आपको पता है कि मलेरिया का जो पैरासाइट होता है ये मच्छर के थ्रू फैलता है, और जो पैरासाइट होता है उसका जो DNA रिप्लिकेशंस होता है उसको ही ये लिमिट कर देता है, उसको ही ये स्टॉप कर देता है। इट प्रिवेंट द ट्रांसक्रिप्शन, DNA का ट्रांसक्रिप्शन, RNA ट्रांसक्रिप्शन आपको पता होगा। DNA it prevent the transcription and limits the synthesis of DNA and RNA in the parasite। उनका जो DNA replication है, RNA replication है, इसको ये प्रिवेंट कर देता है, स्टॉप कर देता है, और यही इसका मोड ऑफ एक्शन है। एंड दस एग्जिबिटिंग एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी, जो मतलब इनके अगेंस्ट ये एक्ट हो रहा है। ये जो पैरासाइट्स है इनके DNA और RNA रिप्लिकेशंस को ये प्रिवेंट करता है। इस तरह से ये हमें बचाता है मलेरिया से। ओके, अब इसकी यूजेस क्या है? देखो क्या यूजेस है। वैसे तो हमें पता है कि ये मलेरिया के लिए यूज करते हैं, देखते हैं डिटेल्स में। यूजेस, द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, यस, प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटिंग एक्यूट फॉर्म ऑफ मलेरिया कॉज बाय। देखो
मलेरिया मतलब बहुत ज़्यादा फीवर है, उस केस में इसको यूज़ करते हैं। उसमें भी ये हमें बचाता है, प्रिवेंट करता है या फिर उसके ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। इसके जो preventing and treating acute forms of the malaria caused by the Plasmodium vivax। ये जो प्रोटोजोल पैरासाइट्स है और जो ह्यूमन पैथोजेंस है उनके नाम है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी एंड प्लाज्मोडियम वोवेली। पैरासाइटिक प्रोटोजोआ है। यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देखो ये प्रेगनेंसी के दौरान भी यूज किया जा सकता है, यानी कि बहुत ज़्यादा सेफ है। यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। also can be used, इसके और कुछ यूजेस देखते हैं। also can be used in extra intestinal amoebiasis due to the parasite spread fever abdominal pain। देखो इसको समझाने की कोशिश की है मैंने, यहाँ पर ब्रैकेट में इसका मीनिंग लिखा है कि जो एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अम्यूबाइसिस होता है उसका मीनिंग क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है। इट कॉजेज ड्यू टू द पैरासाइट स्प्रेड फीवर एब्डोमिनल पेन। पैरासाइट की वजह से होता है और इसकी वजह से बुखार आता है या फिर एब्डोमिनल पेन भी होता है। देन रूमेटाइड आर्थराइटिस, जो संधिवात बोलते हैं हम इसको, ये भी इसमें भी यूज किया जा सकता है। डिस्क्वाइड ल्यूपस एरिथ्रोमाइटोसिस, ये स्किन डिसीज है जिसमें कि कॉइन से लेसेंस आ जाते हैं स्किन पे। देन लेप्रा रिएक्शंस, लेप्रा रिएक्शंस इट इज रिलेटेड टू दी लेप्रेसी। लेप्रेसी से रिलेटेड जो है लेप्रा, उसमें भी ये यूज किया जाता है। फोटोजेनिक रिएक्शंस, फोटोजेनिक रिएक्शन देखो प्रॉब्लम ड्यू टू दिस लाइट, लाइट की वजह से कुछ कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स होती है जिसे हम कहते हैं कि फोटोजेनिक रिएक्शन हो। और इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, मोनोसाइट्स इंक्रीज इन द ब्लड स्प्रेड बाय सलाइवा। ये जो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस है ना, ये मुंह के छाले जो बोलते हैं ना, वही है। मोनोसाइट्स इंक्रीज इन द ब्लड एंड स्प्रेड बाय सलाइवा। ओके, तो इन केसेस में भी ये यूज किया जाता है। तो ये था एंटी मलेरियल ड्रग्स क्लोरोक्विन। इसका हमने प्रिपरेशन देखा। बेसिकली इसका प्रिपरेशन थोड़ा डिफिकल्ट है, इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व है और प्रिपरेशन के साथ साथ इसके यूजेस भी हमने देखे हैं। ओके, तो इसी के साथ हमारा ड्रग्स वाला पोर्शन यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं पेस्टिसाइड्स के साथ। तो थैंक यू फॉर योर अटेंशन। थैंक यू।